हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट में देखेंगे हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल यहाँ पे न्यू आई है। तो इसमें किस किस प्रोविज़न में अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी ये बिल है तो बिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते अनटिल एंड अनलेस जब तक ये एक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे कि हाँ किस प्रोविज़न को कहाँ किस पहलू पे यहाँ पे अमेंडमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है। देन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें भी अमेंडमेंट करने की बात की गई है। तो इसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। देन यहाँ पे डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट है। आप लोग हमेशा देखते हो कि कहीं पे भी डेवलपमेंट की जाती है तो उसके पहले आपका जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होता है, तो इस चीज़ों को भी समझेंगे। बहुत अच्छी आर्टिकल है यहाँ पे। डैम सेफ्टी एक्ट है 2019 की, इसके बारे में सारी प्रोविजंस देखेंगे। एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट है, तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। एंड देन यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, जो कि छोटे छोटे न्यूज़ बहुत सारे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ है कि अगर आप लोग वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स 2022, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है। टेस्ट 5 आपका कल ही हो चुका है, जो मॉडर्न हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स का है। तो जल्दी जल्दी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। एक्चुअली यहाँ पे आप देखो, ये बिल जो है रिसेंटली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और फिर उसके बाद जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये रेफर किया गया है। तो चलिए जो भी है, अभी जो भी यहाँ पे लाया जाएगा हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोग फिर से रिवाइज़ करते हैं कि जो पुरानी कानून थी 2002 की, जो कानून है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये आप देखो कि एक कानून लाया गया था जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए, और साथ ही साथ इसके जो भी कंपोनेंट है उसका सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना। सस्टेनेबल यूज़ करने का मतलब है कि हमारे नेचर में और बायोडाइवर्सिटी में आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका उस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी जो भी यहाँ पे नीड है वो तो फुलफ़िल हो ही जाए, लेकिन आगे आने वाले जो भी जनरेशन्स है उनको भी सारी चीज़ें उपलब्ध हो, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड हो, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यहाँ पे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। जो भी बेनिफिट्स यहाँ से आपका निकल कर आ रहा है, इट मीन्स कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नॉलेज को इस्तेमाल करके जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग के लोगों को मिले, या फिर यहाँ पे रिच एंड पुअर में डिवीज़न हो जाए, या फिर मेल एंड फीमेल में डिवीज़न हो जाए। हर किसी को इक्वल तरीके से उसकी बेनिफिट मिलनी चाहिए और हर कोई उसकी बेनिफिट को शेयर कर सके। तो बायोलॉजिकल टर्म्स में इस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, और इस तरीके से यहाँ पे कंजर्व करने के लिए, यहाँ पे इक्विटेबल तरीके से शेयर करने के लिए और यहाँ पे कंपोनेंट का सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए ये कानून को लाई गई थी। मेन इसका एम यही था कि इंडिया की जो ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल करना। इट मीन्स कि हम लोग नागोया प्रोटोकॉल को भी यहाँ पे साइन किए हुए हैं, साथ ही कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है CBD है, इनके भी हम लोग मेंबर हैं। तो CBD हो गया, नागोया प्रोटोकॉल हो गया, जो कि बात करते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग में, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अगर यूज़ करके हमें कोई भी बेनिफिट मिलता है तो उसे हम लोग एक्सेस भी करें, साथ ही उसको दूसरे के साथ शेयर भी करें। तो इन दोनों के बेसिस पे हमें अपने देश में यहाँ पे कानून लाना पड़ा, जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। यहाँ पे क्या है कि आप देखो कि 3 टीयर्स में काम को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। साथ ही बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से लोगों की जो बायोडाइवर्सिटी जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पीपल्स की जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है उसको प्रिपेयर करने के लिए, और साथ ही साथ इसके तहत जितने भी फ्लोरा एंड फौना है उनके सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाएगा। पूरी तरीके से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनकी डिटेल्स को भी यहाँ पे आपका रखा जाएगा। ओके, साथ ही आप देखते हैं कि इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट में, इससे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर क्या है बायोडाइवर्सिटी एक्ट का। तो यहाँ पे 3 टीयर्स है, सबसे पहले नेशनल लेवल पे है, फिर स्टेट लेवल पे है, फिर लोकल लेवल पे है। तो नेशनल लेवल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं। देन यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। देन यहाँ पे आपका जाता है सेंट्रल लाइन मिनिस्ट्रीज टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट लेवल पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले स्टेट लाइन की डिपार्टमेंट है। देन यहाँ पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, एंड देन यहाँ पे NGOs वगैरह है, CSO इंडस्ट्रीज, सब मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। लोकल लेवल की बात करें तो लोकल लाइन एजेंसीज है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, एंड यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड है। तो ये सब मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। इट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। लेकिन आप समझते हैं कि कहाँ कहाँ यहाँ पे प्रपोज किया गया है अमेंडमेंट का। सबसे पहले जो एग्जेम्पशन है उसको एक्सटेंशन किया गया है। इट मीन्स कि आप देखो जो रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर है,
साथ ही जो यहाँ पे पीपल है जिनको कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज मिल रहा है, साथ ही कुछ कल्टिवेटेड जो मेडिसिनल प्लांट है और उसके प्रोडक्ट हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि आप देखो बैन किए गए हैं कि उनका हमारे देश में जो है उनको कल्टिवेट नहीं करना है, बट मेडिकल पर्पस से उसको हम लोग कल्टिवेट करते हैं। साथ ही पीपल्स जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ की मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर सस्टेनेंस एंड लाइवलीहुड है जिसको एग्जेम्प्ट किया गया था। इट मीन्स कि यहाँ पे SBB जो है इनसे पहले यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया था। तो और भी यहाँ पे एक्सटेंशन करनी है, यानी कि इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करना है कि जो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनको भी रजिस्टर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आयुष मीन्स आप देख सकते हो कि योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, ये सारी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक। तो इनके जो यहाँ पे प्रैक्टिशनर हैं उनको बाहर रखना है इस कानून से, क्योंकि आप देखो कि इनके द्वारा जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं हर्ट किया जाता है। जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि मेडिसिन बनाए जाते हैं या फिर मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो ऑब्वियस है कि उसको कंजर्व नहीं कर सकते। तो इन सारे लोगों को यहाँ पे छूट दी गई है। साथ ही सिंप्लीफाई करना है एक्सेस जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का है। कुछ सर्टेन एंटिटीज़ है जो कि यहाँ पे अप्रूवल चाहिए उनको यहाँ पे NBA से, जिससे कि वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सके। कहने का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि हमारे देश में रजिस्टर्ड है और नॉन इंडियन शेयर होल्डर्स के साथ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट्स है ना, अब उनको NPA अप्रूवल लेना होगा, NBA अप्रूवल। ठीक है, और साथ ही साथ जब उनको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए। ओके, व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? देखिए, कभी भी कोई भी तरीके का अगर आइडिया आता है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर उससे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर खुद का कुछ इनोवेशन आप कर रहे हैं, इसके पीछे आपका जो है एनर्जी खर्च हो रहा है, इसके पीछे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, इसके पीछे आपके टाइम खर्च हो रहे हैं। उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे अगर आप बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके कुछ भी न्यू इनोवेशन कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अधिकार दिया जाएगा। कहा जाएगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको उस बेसिस पे अधिकार मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट मीन्स कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यहाँ पे ग्रांट कराने के लिए इससे पहले अब आपको क्या करना होगा कि NBA की अप्रूवल की ज़रूरत होगी आपको। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि कोई भी जो है उनको यहाँ पे NBA से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, बट उनको प्रायर इंटीमेशंस देना होगा, उनको बताना होगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो फर्दर उनको रजिस्टर करना होगा NPA के साथ, जब वो यहाँ पे IPR के लिए ग्रांट करेंगे और फिर उनको अप्रूवल मिलेगा NPA से बिफोर कमर्शलाइजिंग। जो यहाँ पे मान लीजिए कि जो IPR मिला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिली है, तो उससे जो आप देखो क्या होता है कि आप अगर कोई भी मेडिसिन बनाते हो तो आपने अपना इन्वेंट करके बनाया है, तो उस मेडिसिन का दाम आप खुद डिसाइड करोगे। मे बी उसकी दाम यहाँ पे लोकल प्राइस 50 रुपीज़ होगी, बट मे बी आप उसकी दाम जो है 500 रख सकते हो। इट मीन्स कि क्या हो गया कि आप अपने IPR को कमर्शियलाइज़ कर दिए। अब आप उससे फ़ायदा उठा रहे, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है, अब आपको तो मिलना ही चाहिए उस हिसाब से जितने आपने पैसे, टाइम, एनर्जी खर्च किए। तो 500 रुपीज़ को कमर्शियलाइज़ करने से पहले, यहाँ पे पैसे लगाने से पहले आपको अप्रूवल लेना होगा NBA से। ओके, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि हाँ, IPR ग्रांट करने से पहले और जो कमर्शियलाइज होगी तो NBA से अप्रूवल लेनी ज़रूरत होगी। ओके, NBA कहने का मतलब है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सेकेंड है कि रिडक्शन हुआ है, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस की कमी यहाँ पे कम किया गया है। इस प्रोविज़न में आप देखो कि कुछ ऑफेंसेस को यहाँ पे एक्ट के अंदर कॉग्निजेबल बनाया गया है। कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि ये नॉन बेलेबल है। ओके, तो नॉन बेलेबल है तो यानी कि आप देखो कि कुछ ऐसा अपराध कर दिया गया बायोडाइवर्सिटी को लेकर जिसमें कि यहाँ पे बेल भी नहीं मिलेगा और बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता था, तो इस चीज़ को अब डिलीट कर दिया गया है। अब पेनल्टीज़ जो है ना, वो यहाँ पे इसके बदले क्या कर दिया गया है कि आप पैसे दे दो, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल नहीं होना चाहिए कि लोगों के यहाँ पे बेल मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है और बिना वारंट के अरेस्ट भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पेनल्टीज़ को एक्सटेंड कर दे रहे हैं। साथ ही प्रोविजंस जो BMC से रिलेटेड है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे कि कंपोजिशन क्या है BMC का। ओके, जिसकी कि स्ट्रेंथ यहाँ पे फिक्स किया जाएगा कि 7 to 11 होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे भी कहा जाएगा कि आप भी BMC बनाइए, लेकिन एक इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे, तो ये भी होने वाला है। साथ ही स्टेट के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो कि थ्रेटेंड हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पावर को डेलीकेट किया जाएगा कि वो नोटिफाई करे कोई भी स्पीसीज जो कि नियर एक्सटेंशन है, यानी कि अब उनकी प्रजाति जो है ख़त्म होने वाली है, 100 या 200 250 के अराउंड है, तो उनको यहाँ पे आप जो है स्पेसिफाई करें। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या था कि बिफोर नोटिफाइंग एनी थ्रेटेंड स्पीसीज, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से कंसल्ट ज़रूर करेंगे, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, इसमें 11 एडिशनल मेंबर जो है अब ऐड किया जाएगा।
अब ये 11 कौन कौन होंगे? तो 6 यहाँ पे एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे जो कि वाइल्ड लाइफ से डील करेंगे, फॉरेस्ट्री रिसर्च वगैरह जो हो रहा है उससे डील करते होंगे, पंचायती राज से डील करेंगे। 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि यहाँ पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से होंगे, वो भी रोटेशनल बेसिस पे। 1 मेंबर सेक्रेटरी होंगे जिनका एक्सपीरियंस जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ज़रूर होगा। साथ ही डेफिनेशन को भी यहाँ पे चेंज करने की बात की गई है। कहाँ 2002 में डेफिनेशन रखा गया था, अब हम लोग यहाँ पे 2022 में है। तो आप समझ सकते हो कि कितना आगे हम लोग आ चुके हैं। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे जो है डेफिनेशन को चेंज करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बाय यूटिलाइजेशन है जिसको कि रिमूव कर दिया गया है, और बाय सर्वे है जिसको कि फिर से यहाँ पे रीडिफाइन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके के अमेंडमेंट का, क्या ज़रूरत पड़ गया इस तरीके के अमेंडमेंट करने के लिए? तो आप देखो कि जो वाइल्ड मेडिकल जो यहाँ पे प्लांट्स है ना, इसके ऊपर प्रेशर काफ़ी बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका आप देखो कि लोग जो है नशा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और वही पौधे जो है हमारे मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसका जो है कल्टिवेशन बढ़ते ही जा रहा था। तो एक्चुअली जो प्रेशर है यहाँ पे वाइल्ड मेडिकल प्लांट्स का, तो उसको यहाँ पे कम किया जा रहा था, जिसमें कि इनको बढ़ावा दिया जा रहा था कि हाँ कल्टिवेट कीजिए। साथ ही डिस्क्रिमिनलाइज किया गया है, बहुत सर्टेन प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें कि आप देखो कि भेदभाव किया जाता है। साथ ही इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इंक्रेज करने के लिए कि अब हमारे यहाँ जो है बेटर तरीके से जो मेडिसिन सिस्टम है वो बेटर यहाँ पे काम करें। साथ ही जो फास्ट ट्रैकिंग है रिसर्च वगैरह का, रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फास्ट ट्रैक करना ज़रूरी है, तो उस चीज़ को फैसिलिटेट किया जाएगा। पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे होगी, जो रिसर्च रिजल्ट है उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है जब यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को जो भी अवेलेबल है इंडिया में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तब यहाँ पे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हमारे ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के चेन में, जैसे कि रिसर्च हो रहा है, पेटेंट लोगों को मिल रही है। पेटेंट कहने का मतलब है कि अपना अधिकार, जैसे आपने कुछ इनोवेट किया तो आपको 10 साल का यहाँ पे पेटेंट दे दिया जाएगा कि आप अपने मेडिसिन जो आपने बनाया है उसका आप जितना प्राइस रख सकते हो 10 साल के लिए आप कर सकते हो। उसका कोई भी जेनरिक मेडिसिन नहीं बनाएगा, कोई डुप्लीकेट नहीं बनाएगा, ठीक है। प्रोसेस का पेटेंट हो जाता है आपका। साथ ही कमर्शियल यूटिलाइजेशंस के लिए भी यहाँ पे आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज आर द 5 रीजंस बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो है आज के डेट में ये अमेंडमेंट हो रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो कंसर्न दिखा रहे हैं इस अमेंडमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लार्ज कंपनीज़ को अलाउ किया जा रहा है कि यहाँ पे प्रायर अप्रूवल के लिए और बेनिफिट जो शेयर हो रहा है। बहुत सारे आयुष फर्म्स हैं जिसमें कि आपका आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी है, जिनको इस नाम से शेयर रजिस्टर किया जा रहा है कि वो आयुष डॉक्टर है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा सर्टिफाई करने में कि जो रॉ मटेरियल यहाँ पे कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, क्या वो फॉरेस्ट एरिया से आ रहा है या फिर कल्टिवेटेड लैंड से आ रहा है। राइट, समझ रहे हैं? फॉरेस्ट एरिया हमारे जंगल जो है वहाँ से ये सारे कंपोनेंट आ रहे हैं, जिससे कि मेडिसिनल प्लांट वगैरह ये कंपनीज़ वगैरह जो है वो रॉ मटेरियल को यूज़ करिए, या फिर कोई कल्टिवेटेड लैंड है वहाँ से ही रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं। तो ये स्पेसिफाई करना है, क्लियर सर्टिफाई करना वेरी डिफिकल्ट है। कंपनी जो यहाँ पे आपका फॉरेन मैनेजमेंट के तहत है बट इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उनको यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इट मीन्स कि ऐसी है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है बट वो है कहाँ की, तो फॉरेन मैनेजमेंट से। तो यानी कि उनको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के साथ यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर वो रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करना चाहते या फिर उस रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते, तो उनको यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। इश्यूज़ यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं कि कुछ डेफिनेशन को चेंज किया जा रहा है। अब आप समझो कि जो हमारा 2002 में जो कानून था उस हिसाब से जो डेफिनेशन थे, आज जाकर अगर कुछ नया डेफिनेशन इसमें ऐड होता है तो लोगों को कैसे पता चलेगा। लोगों को कुछ चीज़ें पता करने में ही बहुत साल गुजर जाते हैं, समझने में ही इस कानून को बहुत साल गुजर जाते हैं। तो अब भी जाकर अगर चेंज किया जाएगा तो पहले के लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो बहुत सारा एक कन्फ्यूजन यहाँ पर राइज हो सकता है। इट मीन्स कि हमारी जो बायो पायरेसी है इसमें थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पर आप टर्म जो देखो बायो यूटिलाइजेशन यानी कि एक कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे इन्वेंट करना, कैरेक्टराइज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट की जा रही है। साथ ही बायोलॉजिकल रिसोर्स और नॉलेज को यहाँ पे रिजल्ट ऑफ रिसर्च वर्ड से यहाँ पे आपका रिप्लेस किया जा रहा है। साथ ही अनसर्टिनिटीज़ है, जो बायो सर्वे है इसको रेगुलेशंस को लेकर, तो कुछ स्टडीज़ और टेस्ट है, जैसे कि रिसर्चर्स जो है वो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल, केमिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि किसी प्लांट को यूज़ किया जाता है वो अपना रिसर्च करने के लिए, किसी इंसेक्ट्स वगैरह को यूज़ किया जाता है रिसर्च करने के लिए। तो ये अनसर्टिनिटी है कि बायो सर्वे को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ पोस्ट ऑफ ए मेंबर सेक्रेटरी, यानी कि आप देखो कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में जो पोस्ट है मेंबर सेक्रेटरी का, यहाँ पे 2 पावर सेंटर्स जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। अदर जो है वो एग्जिस्टिंग पोजीशन में ही हो सकता है, जो चेयरमैन ऑफ NBA है।
तो ये सारी बातें अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग फिर से बेसिकली फोकस करें कि कैसे लोकल कम्युनिटीज़ की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके और जो भी उसकी जो प्रॉफिट है उसको हम लोग शेयर कर सकें। मेन फोकस करना है कानून पे। तो कानून जो लाया जाता है वो क्यों लाया जाता है? क्योंकि आप देखो इंडिया में कुछ काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो हमारे रिच बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कानून लाने की ज़रूरत है। इससे एसोसिएटेड जो भी नॉलेज है, साथ ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, साथ ही यहाँ पे लोकल ग्रोअर्स को प्रोटेक्ट करना जो कि यहाँ पे अपने हिसाब से वो उगाते हैं, कल्टिवेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 टियर स्ट्रक्चर से यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट बोर्ड पे और लोकल कमिटीज़ पे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है। फोकस करना है कि कंजर्वेशन प्रोसेस कैसे सही तरीके से हो सकता है। अब उसके लिए अगर ऐसा लग रहा है कि आज के डेट में किसी प्रोविजंस को चेंज करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो फिर बेशक किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। केस इन पॉइंट कहा जा रहा है कि जो आयुष कंपनीज़ है ना, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है बेनिफिट शेयरिंग प्रोविजंस का। जैसे आप देखो उत्तराखंड की जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उनके द्वारा एक दिव्य फार्मेसी को 2016 में एक नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि जो कंपनी था वो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कानून के कुछ प्रोविजंस को यहाँ पे हनन कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहे थे स्टेट से, और किस लिए, तो आयुर्वेदिक फॉर्मेशंस के लिए, बिना किसी बोर्ड को इंटीमेट किए हुए, यानी कि बिना किसी बोर्ड को ये बताए हुए। साथ ही साथ जो है ये लायबल थे कि वो इसको एक्सेस भी कर रहे, यानी कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसको वो एक्सेस भी कर रहे, इस्तेमाल भी कर रहे, उनसे बेनिफिट भी हो रहा है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चैलेंजिंग जो है यहाँ पे बोर्ड की नोटिस था, बोर्ड ने यहाँ पे नोटिस दिया। कंपनी जो है एक रिट पिटीशन यहाँ पे फाइल की उत्तराखंड के हाई कोर्ट में, जो कि दिसंबर 2016 में, और यहाँ पे चैलेंजिंग हुआ जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की पावर है कि उनके पास ये पावर है कि वो डिटरमाइन करे कि बेनिफिट शेयरिंग जो हो रहा है इंडियन कंपनी से। कोर्ट के द्वारा 2018 में ये जो पावर है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का, अपने जजमेंट में उन्होंने इस चीज़ को अपहेल्ड किया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर जो है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के पास है, लेकिन इसको वॉयलेशन अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट में फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि केस वगैरह चलते हैं। अब ये समझिए कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग होता क्या है। जब कोई इंडियन और फॉरेन कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे कोई मेडिसिन प्लांट हो गया या फिर इससे कोई एसोसिएटेड नॉलेज हो गया, तो उनको क्या करना है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है, NBB है, उनसे यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत है। और फिर ये बोर्ड जो है एक बेनिफिट शेयरिंग फ़ी यहाँ पे इम्पोज करती है, लॉयल्टी इम्पोज करती है, साथ ही एक कंडीशन यहाँ पे इम्पोज करती है, जिससे कि कंपनी जो है अपनी मॉनेटरी बेनिफिट को वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कमर्शियल यूटिलाइजेशन से विथ लोकल पीपल। जो भी यहाँ पे उनको बेनिफिट हो रहा है वो सारे लोकल पीपल के साथ आपस में शेयर कर ले। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ओके, सो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा आप देखो कि हम लोग CBD के साथ जुड़े हुए हैं। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है। लीगली बाइंडिंग कहने का मतलब है कि इसके जितने भी रूल्स एंड प्रोसीजर है, इन सब को हमें अपने देश में फॉलो करना है। जो भी मेंबर नेशन है CBD के, उनको अपने देश में भी इसकी जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करनी है। 196 पार्टीज़ है, जिसमें कि हम लोग भी इसके पार्टीज़ है, और सिग्नेचर के लिए 1992 में ये रियो अर्थ समिट में इसको ओपन किया गया था। इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, साथ ही सस्टेनेबल यूज़ करना और फेयर और इक्विटेबल शेयर करना। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट अगर हम लोग देखें तो इसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पे सारे तीनों को यहाँ पे साइन किए हैं, रेटिफाई भी किए हैं। साइन करना इट मीन्स कि हम लोग अग्री है इनके सारे प्रोविजन को लेकर, और रेटिफाई करना इट मीन्स कि इससे रिलेटेड जो है कानून हम लोग अपने देश में इसको ला चुके हैं। तो नागोया प्रोटोकॉल है जो कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है जो कि बायो सेफ्टी के ऊपर है, नागोया कोलालंपर है सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है जो कि लाइबिलिटी और रिड्रेस टू द कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। तो इन तीनों को हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ईच एंड एवरी वर्ड जो इस आर्टिकल में है वो काफ़ी शानदार है। इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आप देख सकते हो, मेंस में भी, अगर आपका ऑप्शनल भी है तो उसमें भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे अमेंडमेंट बिल है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को 3 टियर भी हम लोग देख लिए, साथ ही CBD के बारे में भी डिटेल देख लिए, क्यों यहाँ पे ज़रूरत है, क्या रीज़न है जो अमेंडमेंट करने का, किस किस प्रोविज़न में अमेंडमेंट किया जा रहा है, और कंसर्न क्या है अमेंडमेंट को लेकर। ईच एंड एवरी बातों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, इसी के साथ आप लोग देखिए कि एक अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कानून जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है।
तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट से ना जाने यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप दूसरे भी स्टेट पीसीएस में भी देख सकते हो कि इस कानून से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज के लिए कब 1972 की कानून है, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है। इस कानून में क्या प्रोवाइड किया गया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बर्ड होते हैं, प्लांट होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पे राज्यों को एम्पावर किया गया है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर करे कि कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे यहाँ जानवर हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट हो गए, उनको प्रोटेक्ट करना है। और वो भी 4 कैटेगरी रखा गया है। सबसे पहले नेशनल पार्क बनाइए प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स बनाइए और कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाइए। तो ये 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिसके तहत यहाँ पे स्टेट को एम्पावर किया गया है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर करे। इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है जो कि इस कानून के तहत यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और साथ ही साथ सेंट्रल जू अथॉरिटी है। ये 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉडीज़ बनाए गए। कानून के तहत आप देख सकते हो कि 6 शेड्यूल यहाँ पे क्रिएट किया गया है फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लांट के लिए। एक तो ये हो गया, और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल के लिए 4 है, वर्मिन स्पेसीज के लिए 1 है, जो कि यहाँ पे इनकी डिग्री जो है यानी कि प्रोटेक्शन करने का जो लेवल है वो यहाँ पे अलग अलग है, फ्लोरा एंड फौना दोनों के टर्म्स में। अब देखते हैं कि इस अमेंडमेंट में कि कितना रैशनल है इस अमेंडमेंट को लेकर। सबसे पहले आप देखो रैशनल शेड्यूल्स है, यानी कि यहाँ पे पर्पसेस है क्लैरिटी का। आज के डेट में क्लासिफिकेशन अगर हम लोग शेड्यूल में देखें, क्योंकि इस शेड्यूल से जितने भी इस कानून के तहत शेड्यूल है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो शेड्यूल को लेकर आप देखो कि कुछ स्पेसीज जो है शेड्यूल 1 में है और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में है। तो इनको कहा जाता है कि ये ऐसे कुछ स्पेसीज है जिनकी प्रजाति अब यहाँ पे विलुप्त होने वाली है। इट मीन्स कि 250 से भी कम है या 100 से भी कम यहाँ पे प्रजाति है, तो हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे स्पेसीज़ को जैसे कि टाइगर वगैरह को है तो उनको यहाँ पे शेड्यूल 1 और यहाँ तो शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में रखा जाता है। कुछ ऐसी स्पीसीज़ जो कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 में रखा जाता है, शेड्यूल 3 में और शेड्यूल 4 में। तो ये कंपैरेटिवली आप देख सकते हो कि इनको लोअर लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि यहाँ पे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में। तो ये 2 तरीके का यहाँ पे शेड्यूल है, ठीक है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना, जो भी साइट्स की प्रोविजन है, साइट्स कहने का मतलब ये भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसके हम लोग भी यहाँ पे पार्टी है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये कानून लेकर आए हैं। साथ ही यहाँ पे कंट्रोल करना है जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हैं। कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि उनकी ज़रूरत नहीं है बट वो आ जाते हैं, जिसके कारण जो सराउंडिंग स्पीसीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथ ही कुछ प्रोविज़न को ऐड करना है जिससे कि बेटर मैनेजमेंट हो सके जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं, और जो भी हम लोग एनिमल को, लाइव एनिमल को सीज़ कर रहे हैं तो उनको बेटर केयर हो सके। साथ ही जो पकड़े गए वाइल्ड एनिमल है तो उनके कुछ पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट को डिस्पोज करें तो वो भी बेटर तरीके से हो सके। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो इस एक्ट के कुछ इम्प्लीमेंटेशंस को इम्प्रूव करे, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसको बेटर तरीके से इम्प्रूव करें। अब यहाँ पे अमेंडमेंट कहाँ कहाँ करना है, तो सबसे पहले आप देखो कि जो इसकी शेड्यूल को लेकर है, इस बिल में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो है वो 6 है, तो अब इसको रिड्यूस करना है 4। अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ शेड्यूल्स है उसको यहाँ पे कम करना है, और स्पेशली ये प्रोटेक्टेड एनिमल्स जो है वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन लेवल और 1 फॉर लेस प्रोटेक्शन लेवल। रिमूव करना है शेड्यूल जो वर्मिन स्पीसीज़ के लिए है, जो वर्मिन स्पीसीज़ के लिए शेड्यूल है उसको रिमूव करना, यानी कि वर्मिन स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि फसल वगैरह को बर्बाद करते हैं। एक न्यू शेड्यूल को इंसर्ट करना है जो कि स्पेसिमेंस यानी कि जो अपेंडाइसिस में लिस्टेड है, जो कि साइट्स के अंदर, यानी ठीक है। तो ये सारे चेंजेस करने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब देख लेते हैं कि प्रपोज्ड स्ट्रक्चर क्या है शेड्यूल का। तो अभी कहा जा रहा है कि 4 शेड्यूल होगा, जिसमें से पहले शेड्यूल में रखा जाएगा कि एनिमल जो कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए। सेकेंड शेड्यूल में है कि एनिमल जिनको यहाँ पे लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए। थर्ड है कि प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज़ होनी चाहिए, वैसे प्लांट स्पीसीज़ जिनको प्रोटेक्ट करना है। एंड शेड्यूल 4 में है कि वैसी स्पीसीज़ जो कि साइट्स के अपेंडाइसिस में इंक्लूड है तो उनको यहाँ पे शेड्यूल 4 में रख देना है। फाइन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाइल्ड एनिमल जो है उनको यहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं उनको डिक्लेयर करना है वर्मिंग बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देंगे। साथ ही जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ है उनको भी कंट्रोल करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे आप देखो कि एलियन स्पीसीज़ जो होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है या फिर वो ऐसे इस जगह पे आ जाते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट में नुकसान होता है और अगल बगल की जो स्पीसीज़ है वो डिस्टर्ब होती है, तो वैसे यहाँ पे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ की इंपोर्ट, ट्रेड, पोजीशन, इन सब चीज़ पे रोक लगाना है, रेगुलेट करना है। साथ ही यहाँ पे इन्वेसिव
एलियन स्पीसीज़ की बात करें तो वैसे पौधे और वैसे एनिमल स्पीसीज़ जो कि यहाँ पे नेटिव नहीं है, इंडिया के नहीं है, उसको बाहर से लाया जा रहा है और उसकी इंट्रोडक्शन से हमारे जो वाइल्ड लाइफ है और जो उनके रहने का जगह है वो इम्पैक्ट हो रहा है, एडवर्सली नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होता है। न्यू चैप्टर है वीवी का फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स, जैसे कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ की डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजमेंट अथॉरिटी है, साइंटिफिक अथॉरिटी है और आइडेंटिफिकेशन मार्क है। जैसे कि साइट्स के द्वारा कहा गया है कि मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह यूज़ करेंगे कुछ स्पेसिमेन के लिए। साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि पर्सन जिनको यहाँ पे लाइव स्पेसिमेन चाहिए पोजेस कर रहे हैं स्केड्यूल एनिमल का, तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल लेना है मैनेजमेंट अथॉरिटी से। और जो सेंचुरीज़ है उनको कंट्रोल करना है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे और जितने भी सारे सेंचुरीज़ को यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से प्लान करना है, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे देखा जाएगा। साथ ही न्यू सेक्शन है जो कि 42A है, वो यहाँ पे रखा जाएगा कैप्टिव एनिमल्स को सरेंडर करने के लिए। कोई भी पर्सन जो कि वॉलेंट्री है अपने हिसाब से अगर वो सरेंडर करते हैं किसी भी कैप्टिव एनिमल्स या फिर एनिमल प्रोडक्ट को, तो उनको यहाँ पे सेक्शन 42A में रखा जाएगा। कोई भी कंपनसेशन नहीं दी जाएगी वैसे लोगों को जो कि अपने इस आइटम्स को या फिर सरेंडेड आइटम्स को अगर यहाँ पे रखते हैं तो उनको यहाँ पे कंपनसेशन देने की बात नहीं है। साथ ही पेनल्टीज़ कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे फ़ाइन वगैरह बढ़ाया जाएगा अगर कोई भी इस कानून के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं तो। साथ ही सर्टेन रेस्ट्रिक्शन भी है, इट मीन्स कि यहाँ पे फिल्म मेकिंग को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे आप देखते हो कि जंगलों में जाकर बहुत सारे शूटिंग्स वगैरह होते हैं, तो शूटिंग्स वगैरह को भी यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया है कि एक पर्पस है जिसमें कि ये ग्रांट किया जाएगा। साथ ही ट्रांसफ़र करना या फिर ट्रांसपोर्ट करना जो लाइव एलिफेंट होते हैं बाय पर्सन, आप देखते हो कि इंसान जो है अपने एलिफेंट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते हैं तो उनके पास ओनरशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सर्टेन एक्टिविटीज़ है जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे लाइव स्टॉक है तो वो ग्रेज करते हैं, मूवमेंट होती है, गलत तरीके से यहाँ पे यूज़ करना ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड वाटर को बाय लोकल कम्युनिटीज़, तो ये सब कंसीडर किया जाएगा कि नॉन प्रोहिबिटिव है। इट मीन्स कि सेक्शन 21 के अंदर, और ये अलाउ किया जाएगा बिना परमिट के, जो सेंचुरी है विदाउट अ परमिट इन अ सेंचुरी, ठीक है, ये सेंचुरी में आपका जो है परमिट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन में, कि पहले तो फिल्म मेकिंग में रेस्ट्रिक्शन था तो अब इसको परमिट किया गया है। साथ ही यहाँ पे पहले क्या था कि लाइव एलिफेंट को एक इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो अब यहाँ पे आपका परमिट किया गया है। कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ दे दी गई है कि जिनके जो पशु वगैरह है, मवेशियाँ हैं, तो उनको वो ग्रेजिंग वगैरह करा सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। अदर चेंजेस क्या करना है कि जो प्रीएम्बल है एक्ट का उसमें अमेंड किया जा रहा है और इसमें एक आस्पेक्ट इट मीन्स कि कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इसको इंक्लूड किया जा रहा है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया जा रहा है कि वो कंजर्वेशन रिजर्व्स को डिक्लेयर करे उस एरिया में जो कि लीज में है या फिर ट्रांसफ़र किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही यहाँ पे स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ये परमिट, इनके द्वारा परमिट किया गया है कि एक स्टैंडिंग कमेटी बनाना। साथ ही यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अनेबल किया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करे, साथ ही डायरेक्शन इश्यूज़ करे कि कैसे जो है इस कानून को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। साथ ही नो रिन्यूएबल ऑफ एनी आर्म्स लाइसेंस जो कि यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा किसी लोग को जो कि यहाँ पे 10 किलोमीटर्स ऑफ सेंचुरी के तहत वो रह रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर द इंटीमेशन टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि यहाँ जो अमेंडमेंट किया जा रहा है ये लॉन्ग ओवरड्यू है, बहुत लंबे समय से है। अब यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि साइट्स का जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है उसके बेसिस पे ये कानून लाया गया, तो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ वायलेशन है जो कि 1972 के एक्ट में है और इस बार क्या रखा गया, जनरल वायलेशन है तो यहाँ पे 25,000 देना होगा, अब यहाँ पे 1 करोड़ है। साथ ही स्पेशली यहाँ पे प्रोटेक्टेड एनिमल का है तो एटलीस्ट 10,000 था जो कि अब 25,000 हो चुका है, तो पेनल्टी इंक्रीज़ हो चुके हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पे साइट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग है। अगेन CBD के बारे में भी देखें तो वो लीगली बाइंडिंग था क्योंकि उनके जो भी मेंबर कंट्रीज़ होंगे उनको अपने देश में भी उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, उसके बेसिस पे कानून लेकर आना होगा। IUCN के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करना जो भी यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स और जो प्लांट वगैरह में, और इससे क्या है कि जो यहाँ पे कुछ भी स्पीसीज़ है तो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना पहुँचे, ठीक है, आराम से जो है सर्वाइव कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, जिसमें कि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को देखा, साथ ही कितना सही है इसको अमेंडमेंट करना, पहले यहाँ पे कौन कौन से स्केड्यूल थे, अब कैसे स्केड्यूल को कम किया जा रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा रहा है, साथ ही कहाँ कहाँ यहाँ पे आपका जो है चारों स्केड्यूल को हमने देखा।
फिर यहाँ पे न्यू चैप्टर ऐड किया जा रहा है, फिर कंट्रोल करने की बात की जा रही है, सेंचुरीज़ के ऊपर पेनल्टीज़ बढ़ा दी गई है, कुछ रिलैक्सेशन है, कुछ चेंजेस की जा रही है। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं, इट मीन्स कि कानून में इसको रखा जाता है कि नहीं। जब यहाँ पे एक्ट बन जाएगा तो फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो फिर से आपका एक बार और रिविजन हो जाएगी, तो टॉपिक पे पकड़ आपकी आ जाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आप देखो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लोगों को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया गया है, यानी कि जहाँ पे वो रह रहे थे उनको उठा के दूसरे जगह कर दिया गया है। हमारे इंडिया की हिस्ट्री में यानी कि इस तरीके का अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स को हम लोग डिस्प्लेस नहीं करते। बट आप ये समझ सकते हो कि आंध्र प्रदेश में ये जो आपका पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसके तहत 1 लाख फैमिलीज़ को डिस्प्लेस कर दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ समझिए। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि गोदावरी रिवर के ऊपर बनाई जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जो एरिया है ये ऑलरेडी सबमर्ज्ड हो चुका है और या तो आगे चल के जो है नेक्स्ट ईयर सबमर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है और यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ को समझते कि डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एक्चुअली यहाँ पे परमानेंट रीलोकेशन की बात की जाती है। जस्ट इमेजिन कि जिस जगह पे आप पिछले 20-30 साल से रह रहे हैं, अचानक से लोग आकर बोले और आपको ये बोले कि आपको इस जगह को परमानेंट छोड़कर कहीं और जाना है, तो आपको कैसा लगेगा। बस यही चीज़ें होती है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो जंगलों में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनको यहाँ पे इस तरीके की सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। इट मीन्स कि परमानेंट रिलोकेशन किया जाता है सारे हाउस होल्ड का जो भी उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट को, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब कैटेगरी क्या क्या है, तो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट में आप देखो 2 कैटेगरी होते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि जैसे ही इनिशिएशन लिया जाता है या कंस्ट्रक्शन किया जाता है किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को, तो ये डायरेक्ट डिस्प्लेस कर देते हैं, वहाँ से लोगों को डायरेक्ट हटा देते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोगों को यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि अब आप ये जगह छोड़िए क्योंकि अब यहाँ पे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट होगा। तो एक तो होता है कि डायरेक्ट, यानी कि लोगों को हटा दिया जाता है कहकर कि प्रोजेक्ट यहाँ पे लोग जो है अपने मन से भी चले जाते हैं या फिर डायरेक्ट हो जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे काम स्टार्ट होगा। और दूसरा है कि फोर्सफुल तरीके से कि आप छोड़िए, जो नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनको बोला जाता है कि इस तरीके से यहाँ पे काम स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्लोबल स्टेटस क्या है, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लोग देखें तो एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा असेसमेंट किया गया था और 1990 से, तो उनके द्वारा बताया गया है कि रफली 10 मिलियन जो पीपल है पूरे वर्ल्ड वाइड, उनको यहाँ पे इनवॉलेंट्री तरीके से, वो चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी उनको डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, और बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं, इरिगेशन के लिए हाइड्रो पावर बनाई गई है। ये सारे मेजर कॉज है आज के डेट में फोर्स डिस्प्लेसमेंट का। इनडायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो यहाँ पे सर्वे किया गया उसके द्वारा बताया गया कि बड़े बड़े जो डैम्स बनाए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करता ओनली 26% जो टोटल वर्ल्ड बैंक की फंडेड प्रोजेक्ट है, और इसी के कारण डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला। तो यहाँ पे 62% जो है टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो है उसको डिस्प्लेस किया गया। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा है, मोर देन 50। इट मीन्स कि मोर देन 60% ऑफ पीपल को यहाँ पे डैम बनाने के चक्कर में पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो कि डिस्प्लेस कर दिया जाता है। इंडिया की स्टेटस क्या है, हमारे देश में आप देख सकते हो कि अराउंड 50 मिलियन पीपल्स जो है जिनको आज तक डिस्प्लेस किया गया, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है 50 सालों से। तो आप ये देख सकते हो कि 50 मिलियन पीपल्स को यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया है। मेनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्राइबल पीपल्स होते हैं, जिसमें कि 8% यहाँ पे हमारे इंडिया का पॉपुलेशन ही है, और मोर देन 40% जो है डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, उनको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाना पड़ता है। यहीं अगर दलित में आप देखोगे तो यहाँ पे 20% डिस्प्लेस्ड पर्सन है कि नहीं। 54 लास्ट टाइम से जिनकी स्टडी की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें ये कंक्लूड किया गया है कि एवरेज नंबर जो लोगों को डिस्प्लेस किया गया है लार्ज डैम के कारण, जो बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, वो 44,182 है। ओके, अब क्या क्या रिस्क यहाँ पे एसोसिएटेड होता है, जैसे इस तरीके की डेवलपमेंट रिस्क एसोसिएटेड देख लेते हैं कि डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट से क्या क्या रिस्क निकल कर आते हैं। सबसे पहला है कि लैंडलेसनेस हो जाती है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो लोग 20-30 साल से एक ज़मीन पर रह रहे हैं, अपनी जगह पे रह रहे हैं, उनकी अपनी खुद की दिनचर्या होगी, राइट। डेली उनका जो है अपना अर्न करने का भी सिस्टम होगा, उनका अपना काम भी होगा, तो इस हिसाब से उनकी ज़मीन छीन जाती है, लैंडलेस हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। सबसे बड़ा रिस्क होता है कि वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो लॉस हो जाता है बहुत हाई अमाउंट में, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या फिर आपका ग्रामीण एरिया में हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, जिससे आप देखते हो कि जो लोग होते हैं वो कुछ इंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयड होते हैं, सर्विसेज होती है, उनकी अपनी एग्रीकल्चर होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, ये बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। होमलेसनेस है, यानी कि लोगों को घर नहीं मिलता है, ओनली टेम्प्रेरी बेसिस पे मिलता है। साथ ही मार्जिनलाइजेशन हो जाती है।
मार्जिनलाइजेशन हो जाती है जब फैमिलीज़ जो है अपनी इकोनॉमिक पावर को लॉस कर देते हैं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे डाउनवर्ड मोबिलिटी हो जाती है। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सोशल और साइकोलॉजिकल मार्जिनलाइजेशन है, जो कि सोशल स्टेटस जिस तरीके से ड्रॉप होती है उसके बेसिस पे, यानी कि एक फीलिंग्स है इनजस्टिस का, यानी कि वैसे लोगों के साथ ही इनजस्टिस किया जाता है जहाँ पे आप देखो कि डेवलपमेंट किया जा रहा है तो उनको डेवलपमेंट के कारण हटाया जाता है और उनकी हालत जो है वल्नरेबल हो जाती है और स्थिति बर्बाद हो जाती है। फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे फोर्स्ड अपरूटन है, यानी कि आप देखो कि लोग जो है ना उनको यहाँ पे हटाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि खेतीबाड़ी में वो इंक्लूडेड होते हैं, उनका काम वगैरह होता है, तो इस तरीके से फोर्स करके अगर लोगों को हटाया जा रहा है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि फूड इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। टेम्प्रेरी और क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट भी हो जाता है। लोग जो है यहाँ पे कैलोरी प्रोटीन जो डिफाइन होता है वो भी यहाँ पे मिनिमम नेसेसरी बन जाता है नॉर्मल ग्रोथ हो या फिर काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती है। मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी, यानी कि आप देख सकते हो कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसके कारण एक सीरियस डिक्लाइन हो रही है हेल्थ लेवल पे। हेल्थ यहाँ पे बर्बाद हो जाती है क्योंकि लोग प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाते, उनके पास इनकम अर्निंग सोर्स नहीं है, काम कर नहीं पाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, तो ऑब्वियसली कि वो खाते नहीं है। तो इसके कारण सोशल स्ट्रेस बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आ जाती है, जिसके कारण आप देखो बहुत सारी बीमारी आ जाती है, चाहे वो पैरासिटिक हो, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हो, है कि नहीं। अनसेफ वाटर सप्लाई भी है, कहीं भी जाते हैं तो उस हिसाब से जो भी पानी मिलता है वो पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक आप देखो एपिडेमिक या फिर क्रॉनिक डायरिया वगैरह हो जाती है, डिसेंट्री वगैरह हो जाते हैं, तो ये सारे डिजीजेस भी हो जाते हैं। साथ ही वीकेस्ट जो सेगमेंट है हमारे डेमोग्राफी का वो है बच्चे, चिल्ड्रेन और एल्डरली, जो कि सबसे ज़्यादा इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट से अफेक्टेड होते हैं। सोशल डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो लाइफ सस्टेनिंग जो इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क है, यहाँ पे म्यूचुअल हेल्प प्रोवाइड किया जाता है नॉन फंक्शनल को, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है क्योंकि कोई आप देखो कि फेयर कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता है अगर उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है या फिर उनके लिए कोई शेल्टर नहीं रखा जाता। अगर किसी इंसान को हटाया जा रहा है तो सबसे पहले उनको उनके रहने का जगह दे दे, जिस तरीके से वो अपनी दिनचर्या चला रहे थे उस तरीके से उनको वहाँ पे बसा दे, तब जाकर इस तरीके का काम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रही है, ठीक है। तो आप देखो कि इस तरीके से आर्बिट्री तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इससे क्या होता है कि सिविल और जो पॉलिटिकल राइट है इसकी वायलेशन हो रही है। अब कुछ एफर्ट्स जो है वो लगाया जा रहा है, जैसे कि 2007 में क्या था कि रिहैबिलिटेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ है, जैसे कि नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी लाई गई थी। इसमें क्या है कि नेशनल पॉलिसी जो रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज 2003 है उसको रिप्लेस किया गया, और इसका एम था कि एक बैलेंस बनाकर चलना। जैसे कि आप जानते हो कि ज़मीन की ज़रूरत है कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, डैम वगैरह भी ज़रूरत है, हाइड्रो पावर भी ज़रूरत है। उसी हिसाब से आप देखो कि यहाँ पे जो लैंड ओनर है, जो ज़मीन के हकदार हैं, उनको भी उनकी ज़मीन का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। तो इस तरीके से दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। साथ ही यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम से कम हो, इस तरीके का काम करना है। कुछ ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ढूंढना है। एडिक्वेट रिहैबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए। जब लोगों को अपने घर से निकाल रहे हैं, अपनी स्थायी जगह से अगर उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर तरीके का पैकेज हो, कहीं उनको रखने का हर एक चीज़ होना चाहिए कि उनको रिहैबिलिटेट कर सके। यानी कि एक अगर उनका जॉब छूट रहा है तो दूसरे जॉब के लिए उनको स्किल प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही उसके बाद आप देखो कि एक और कानून है, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। इस कानून में क्या है कि रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो भी किस लिए, तो यहाँ पे लोगों को बसाने के लिए, लैंड एक्विजिशन जो है उनको ज़मीन वगैरह मिले। एज़ पर द अबव कानून जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन है और रीसेटलमेंट पैकेज वगैरह जो है ये उनको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि अपनी लाइवलीहुड सपोर्ट्स को खो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लैंडलेस और जो टेनेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। इस कानून में आप देख सकते हो कि स्कूल हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, हेल्थ सेंटर है, रोड है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, एश्योर्ड सोर्सेज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही है हर एक फैमिली के लिए। साथ ही ग्राम सभा का जो रोल है वो भी क्लियरली स्ट्रेस्ड है, और सरकार जो है उनको भी यहाँ पे रखा गया कि वो कंसल्ट करेंगे। ओके, सो ये दो कानून है हमारे यहाँ जिसको आप लोग को ध्यान रखना है कि लोगों को अगर इस तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट किया जाता है तो उसके लिए क्या है। इशू क्या है रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का, तो यहाँ पे इशू की अगर हम लोग बात करें तो मेनली यहाँ पे अगर देखिए रिसर्च एंड रूल्स वगैरह ये सब में लिमिटेड अटेंशन है, अटेंशन नहीं दिया जाता, क्लियरली यहाँ पे पॉलिसी वगैरह नहीं है। साथ ही यहाँ पे मल्टीपल एक्सक्लूशन क्राइटेरिया है सबको बाहर निकालने का। सब्जेक्ट है मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि बार बार ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है लेकिन जो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसका सोल्यूशन नहीं लाया जा रहा है। लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ है, रिसर्च वगैरह करने में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी कमी देखने को मिलेगी। अंडर रिपोर्टिंग है, यानी कि जो डिस्प्लेस्ड हो रहे लोग उनको देखा नहीं जा रहा है, उनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उनके बारे में जाना नहीं जा रहा है। पुअर कॉम्पनसेशन है, यानी कि जब लोगों को हटाया जाता है तो उसके लिए जो कॉम्पनसेशन वगैरह
वगैरह दी जाती है, मुआवजा वगैरह दिया जाता है, वो उस हिसाब का नहीं दिया जाता जिससे कि लोगों को जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो सके। साथ ही लॉन्ग टर्म टेकन है, यानी कि रिहैबिलिटेशन में आप देखो, अगर आप एक जॉब में हो, इसको छोड़कर अगर आप दूसरे जॉब में जाते हो तो कितना टाइम लग जाता है उस जॉब के नेचर से सारी चीज़ों को समझना, वो उस तरीके की स्किल को एक्वायर करना। तो रिहैबिलिटेशन इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। तो वो चीज़ें हैं कि लॉन्ग टर्म ये रिहैबिलिटेशन हो जाता है। रोड अहेड में कहा जा रहा है कि हमें एक एक्शन प्लान डेवलप करना होगा। गवर्नमेंट को यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें कुछ प्रोविज़न हो, जिसके थ्रू हम लोग देखें कि प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन हो सके। जितने भी लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है उनके लिए प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन हो। आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वैसे डिस्प्लेस्ड पीपल को जो है वो न्यू एरिया में सेटल करने में उनको हेल्प करे, और जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज हो रही है बहुत सारे कम्युनिटीज़ के बीच में, तो उसको कम करना है। साथ ही यहाँ पे जो रेसिडेंट है उनको भी ज़रूरत है, और जो रीलोकेटेड पॉपुलेशन है उनको भी ज़रूरत है, उनको भी कंसीडर करे प्रोग्राम डिज़ाइन में, यानी कि जो भी पॉलिसी लाए तो उनमें भी इन सारे लोगों को जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो प्रोवाइड करने किया जाए। साथ ही इक्वल ट्रीटमेंट करनी चाहिए विमेन को भी। जो भी यहाँ पे आप देखो कि रिसर्च वगैरह में यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहा है, तो उसमें विमेन को भी इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट देनी चाहिए। डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो राइट है डिस्प्लेस्ड पर्सन का, उनको भी यहाँ पे देखना है ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेस्ड पर्सन की है। साथ ही अदर मेजर्स अगर देखें तो कोई भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी इन्वॉल्व है, तो उसको भी इनिशिएट करना चाहिए। कब? जब यहाँ पे रिहैबिलिटेट करे हर एक जो लोग अफेक्टेड है उन सबको। और मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रिंसिपल और जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, इन सबको यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम लोग इकॉनमिक ग्रोथ को अपने देश की जो है इसको अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो बेसिक कम्युनिटीज़ है लोगों की, वो भी हम लोग यहाँ पे उन तक पहुँचा पाएंगे। इसलिए जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का डिस्प्लेस्ड पीपल में, तो इसको तो हम लोग को अवॉइड करना ही होगा, जिससे कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है ना, इससे हर एक किसी को बेनिफिट होना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मतलब है कि आम जनता की बेनिफिट के लिए, ना कि आम जनता को इतनी परेशानियां में डालकर जो है इस तरीके का काम करना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे हैं, काफ़ी हाईलाइटेड ये टॉपिक है और बहुत बार इसके ऊपर चर्चा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ है कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि जो खेती वाला जगह है वहीं पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ ही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग जो है वो अर्बन एरिया में आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। वाटर सप्लाई वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि डैम, रिजर्वायर, इरिगेशन की ज़रूरत है। एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे कि माइनिंग, पावर प्लांट वगैरह हो गए। पार्क और जो फॉरेस्ट रिजर्व्स है ये भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रोड्स बनानी है, हाईवे बनाने हैं, कैनल्स बनाने हैं, इसलिए डेवलपमेंट करना है। पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण लोगों को जो है डिस्प्लेस किया जा रहा है। सो ये सारे कॉजेज़ है, इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश का है। इसमें 1 लाख फैमिलीज़ को डिस्प्लेस किया गया है। और डेवलपमेंट इंड्यूस्ड जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बारे में हमने देखा 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कॉजेज़ क्या है, इंडिया की स्टेटस क्या है, ग्लोबल स्टेटस क्या है, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 कानून और क्या क्या इश्यूज़ हैं, और वे अहेड में हमने देखा। ओके, सो 3 आर्टिकल आज हमने कंप्लीट कर लिया। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल मैं कल कंप्लीट करा दूंगी। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लग रहे होंगे, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे अगर आप लोग डेली विजन आइज की ये करंट अफेयर्स लेसन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।